हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वो एग्जामिनेशन का त्यौहार आ रहा है आप लोगों के लिए, और सबसे पहले सामना करना पड़ेगा प्रैक्टिकल्स का। ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को प्रैक्टिकल में, क्योंकि यार पता नहीं होता है कि प्रैक्टिकल लैब में जाके क्या करना है, कैसे करना है। तो आज प्रैक्टिकल में सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशन को लेकर, या इसी को हम कैटायनिक रेडिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, जिसपे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप 0 से लेकर ग्रुप 6 तक हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे लिखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे। सॉल्ट एनालिसिस में कैटायन को आइडेंटिफाई करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बच्चों को, क्योंकि उनको लगता है सर बड़ा लंबा प्रोसीजर है। बच्चे थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको प्रोसीजर लंबा नहीं लगेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपको 6 ग्रुप आइडेंटिफाई करना है तो आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चलना पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ा सा अगर आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बार बार उसको फेंकना नहीं। कई बच्चे को पता ही नहीं होता है, वो सोचता है 6 बार टेस्ट करना पड़ेगा, सेम चीज़ बार बार बना रहे हैं, पता चला फिर फेंक देते हैं, फिर बना रहे हैं, फिर फेंक देते हैं, फिर बना रहे हैं। नहीं यार, छोटी सी पहले एक जानकारी ले लें कि यहाँ पर क्या होता है। कईयों को बड़ा कन्फ्यूज़न है, वो यहाँ पर ग्रुप जो होते हैं वो समझते हैं पीरियड टेबल वाले, सबसे बड़ी इशू उन्हें लगता है फर्स्ट ग्रुप में एनए कि अरे वो यार पीरियड टेबल के ग्रुप अलग हैं। जब हम सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ कैटायनिक ग्रुप्स अलग होते हैं। ठीक है, तो जो आप पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। और जब आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो, एसिडिक और बेसिक रेडिकल, तो यहाँ पर उनको अलग क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे ग्रुप क्या होते हैं, कैसे क्लासीफाई हैं, हर ग्रुप में कौन कौन से कैटायन आते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली यार बात आती है कि आप पहले तो पता रखें कि आपके ग्रुप में कौन कौन से कैटायन हैं। जो आपके सिलेबस में मैंने सारे कैटायंस को यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, ग्रुप 0 इंडिकेट करता है किसको बच्चे? अमोनियम आयन को। अगर ग्रुप 0 है तो यानी वहां पर कौन प्रेजेंट है? आपका अमोनियम आयन। फर्स्ट ग्रुप इंडिकेट कर रहा है किसको? Pb+2 चार्ज। सेकेंड ग्रुप में भी Pb+2 प्रेजेंट हो सकता है, और साथ ही साथ कौन? Cu+2 होगा। थर्ड ग्रुप एल्यूमिनियम और फेरिक आयन के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, फोर्थ में आपके 4 आते हैं, जिंक, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट। ये चारों आपके जो कैटायंस हैं फोर्थ ग्रुप के होते हैं। ठीक, फोर्थ ग्रुप में प्रेजेंट है। फिफ्थ में आपका बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। और इन तीनों का यार ध्यान रखना, इसी ऑर्डर में भी याद रखेंगे आप लोग। अभी आगे चल के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसको मैंने क्यों कहा कि इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है। यहाँ आप ऑर्डर चेंज भी याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं। ऊपर कोई इशू नहीं है कि आप CuPb अलग अलग कर दो, आगे पीछे लिख लो, बट ये याद रखना ये तीनों इसी ऑर्डर में याद रखें, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। और 6 में आपका केवल एक ही आयन प्रेजेंट होता है, दैट इज मैग्नीशियम आयन। ठीक, इसके साथ साथ आपको ग्रुप रिएजेंट्स याद रखने हैं। अगर आपने ये याद रखा तो आपको नीचे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हम लोग याद रखेंगे कि 0 ग्रुप की जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो अलग मेथड से करते हैं। ठीक, तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में 0 ग्रुप मिल गया तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप पहले ही 0 ग्रुप का टेस्ट करके देखो, अगर अमोनियम है तो आपने कंफर्म करके लिख दिया, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर 0 नहीं है तो आपको स्टार्ट करना होगा। जब तक आप लोग वहां पर प्रॉपर रिजल्ट पे नहीं पहुंचते तब तक आपको अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको सारी बात क्लियरली समझ में आएगी कि हम क्या चीज क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं और कैसे करेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है आपका कैटायनिक एनालिसिस की बात। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 0 ग्रुप में हमें क्या करना होगा? NaOH को यूज करना होगा। ये एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई है, इसको जरूर याद कर लें। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल में क्या करना है वो अभी आपको समझ में आएगा। इसको अगर आपने याद रखा तो आपको बार बार अपने लैब मैनुअल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 0 ग्रुप के लिए हमारे पास ग्रुप रिएजेंट कौन है? NaOH। फर्स्ट ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl। सेकेंड के लिए H2S गैस पास करनी होगी। थर्ड ग्रुप के एनालिसिस के लिए हम अमोनियम क्लोराइड डालेंगे सॉलिड फॉर्म में, कोशिश करेंगे सॉलिड में मिल जाए तो सॉलिड में डालेंगे, देन NH4OH। ठीक, फोर्थ में अगेन हम H2S गैस पास कराएंगे। अब दोनों में H2S गैस पास करा रहे हो, बस यहां अंतर क्या होगा बच्चे? यहां जो H2S गैस पास हो रही होगी किस मीडियम में हो रही होगी? एसिडिक मीडियम में। देखो, इससे पहले हम HCl डाल चुके होंगे, उसके बाद H2S पास करा रहे होंगे।
जबकि यहाँ जो H2S गैस पास हो रही है वो किस मीडियम में पास हो रही है, बेसिक में, क्योंकि इससे पहले NH4OH डाला है, देन H2S गैस डाल लो बेसिक मीडियम में। तो दोनों H2S गैस पास कर रहे हैं दोनों में ही, लेकिन दोनों में मीडियम आपका कैसा है, डिफरेंट। फिफ्थ ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट है हमारा अमोनियम कार्बोनेट, और लास्ट है हमारा सिक्स ग्रुप, इसके लिए हमारे पास ग्रुप रिएजेंट कौन है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4। अब इससे होगा क्या, जब आपके पास मान लो ग्रुप फर्स्ट में लेड प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो जैसे आप HCl डालोगे वो लेड इस HCl से कंबाइन करके क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड। तो आपको जो कैटायन है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा, किसके फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में। HCl डाला तो ये क्लोराइड में हो गया प्रेसिपिटेट। फिर आप फर्दर टेस्ट करेंगे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, अगर मान लीजिए लेड एब्सेंट होगा तो आपको यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा होगा, देन आप आगे मूव करोगे, H2S पास करोगे उसमें। जब H2S पास करोगे, अगर लेड और कॉपर में कुछ भी होगा तो आपको PPBT फॉर्म होगा, और किस फॉर्म में होगा, सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक, अगर वो नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं, फिर आगे आप आ जाओगे। मतलब अगर प्रेसिपिटेट मिल गया तो आपका ये ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, पहले हमें ये पता लगाना कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप के अंदर कौन कैटायन प्रेजेंट है, ये बात की बात आएगी। पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास कौन जो आपका कैटायन है वो किस ग्रुप का है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं जिसमें भी PPT फॉर्म होगा उसमें आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपने H2S पास की तो सल्फाइड बन जाएगा, ये नहीं सल्फाइड बना तो हम आगे टेस्ट करेंगे। जैसे इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो एल्यूमिनियम या फेरिक आपका फेरिक आयन का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड। वो भी नहीं होगा तो आगे चल के इन सब के में जब H2S पास करेंगे तो इनके सल्फाइड बन जाएंगे, या अगेन कार्बोनेट पास करने पर कार्बोनेट बन जाएगा, और हाइड्रोजन फॉस्फेट पास करने पर फॉस्फेट आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अचीव होगा। ठीक, बहुत लोग कहेंगे सर नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल सही बात है यार, टेबल से एकदम से कैसे समझ में आ जाएगा, सर जी ने तो लिखा हुआ बोल दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमने आपका प्रॉपर पूरा प्रोसीजर लिख रखा है आपको, लेकिन आगे आगे नहीं देखना है, जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां वहां देखते चलना है। ठीक है, चलिए भाई आगे मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहला टेबल हमने छोटी सी फॉर्म में अपने पास बगल में रख रखी है। ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि किस ग्रुप में कौन सा कैटायन था। धीरे धीरे आप लोग करके क्या करें, इसको याद करते चले साथ ही साथ, कि अगर ग्रुप फर्स्ट की बात चल रही तो उसमें Pb+2 है, ग्रुप सेकंड की बात चल रही है तो उसमें Pb+2 के साथ साथ क्या है, Cu+2 है। ग्रुप थर्ड में कौन से कैटायन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम और आयरन प्रेजेंट है। ग्रुप 4 में हमारे 4 आ जाते हैं, जिंक, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट। 5 सीक्वेंस में याद रखना है, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, और 6 में हमारा केवल मैग्नीशियम। अगर 0 है तो अमोनियम। ठीक, नॉर्मल सा है, इतना याद करना है आपको। अब देखो, अगर हमें सारे ग्रुप की एनालिसिस करनी पड़ जाती है, मान लो क्वेश्चन तुम्हें दे दे और उसमें तुम्हारे पास मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब आपको ऊपर से लेकर नीचे तक का प्रोसीजर जाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन उसमें कुछ कठिन नहीं है, अगर आपने ये टेबल अच्छे से याद कर ली तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ। देखो क्या है, सबसे पहला काम कैटायन की एनालिसिस करते वक्त हमें क्या करना होगा, एक ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है। बहुत इजी सा काम है, आपको सॉल्वेंट लेना है। जनरली लोग सॉल्वेंट के रूप में क्या लेंगे, वाटर, आइदर हॉट और कोल्ड वाटर, जैसा भी है, किसी किसी में हॉट लेना पड़ता है, किसी में कोल्ड। फिलहाल हमने सॉल्वेंट के लिए क्या लिया, वाटर लिया। वाटर में अपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया। सॉल्ट थोड़े अमाउंट में लीजिएगा, वाटर एक्सेस में लीजिएगा, तभी डिसोल्यूशन प्रॉपर समझ में आएगा। आप ज्यादा सॉल्ट ले लेंगे तो आपको सॉल्युबल नहीं दिखेगा, हो सकता है आपको प्रॉपर फॉर्म में सॉल्युबल ना दिखे, कुछ क्रिस्टल्स कुछ पार्टिकल्स उसको टहलते हुए दिख रहे होंगे तो आपको लगेगा सॉल्युबल नहीं है। अपने इंटर के सिलेबस में 11-12 में सारे जो सॉल्ट मिलते हैं वो सब कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल ही मिलते हैं, कोई भी इनसॉल्युबल नहीं मिलता है। इसलिए आपके जो भी सॉल्ट होंगे वो सबके सब कैसे होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो आपने क्या करना है, सॉल्वेंट में सॉल्ट को ऐड कर लेना है, जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चे, OS। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो भी आपको एग्जाम में सॉल्ट मिला उसको आपने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। ठीक, क्या तैयार हो गया, आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्लियर। अब इस टेबल को याद रखो, हमने क्या कहा, 0 के लिए हमारे पास क्या होगा, अलग प्रोसीजर है, अलग मेथड है, उसको छोड़ दे, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हैं 1 से लेकर 6 में, क्या मेरे पास इनमें से तो कोई नहीं है। आप क्या किया करिए, 0 का पहले कर लेना टेस्ट। ठीक है, अगर 0 हुआ तो 0 का पहले करके चेक कर लो, बेटर रहता है। अगर 0 हुआ तो तुरंत मिल जाएगा, तो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, अगर बाय द वे 0 नहीं हुआ तो आपको इन पे आना है, इसलिए पहले हमने इस प्रोसीजर को समझाया है। ध्यान से समझेंगे भाई, आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया,
अब सबसे पहला आपका रिएजेंट ग्रुप रिएजेंट कौन है? फर्स्ट ग्रुप के लिए HCl। यहां सीक्वेंस में चलना होगा, आपको पहले फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करना है। आपको नहीं पता कि आपको थर्ड ग्रुप मिला है कि फोर्थ मिला है, तो आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे? फर्स्ट से। फर्स्ट में हमने सबसे पहले इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl मिलाया। अब यहां से दो बातें हो सकती हैं, ठीक है? दो बातें क्या हो सकती हैं? या तो पीपीटी फॉर्म होगा या तो पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। अगर पीपीटी फॉर्म हो गया दैट मींस हमारा फर्स्ट ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। समझ गए? अगर यहां से डाइल्यूट HCl मिलाने पर आपका कोई भी पीपीटी फॉर्म हुआ, इसका मतलब वहां पर फर्स्ट ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। हम उसको फिल्टर कर लेंगे, उस पीपीटी को फिल्टर करेंगे, आप फिल्टर करके कलेक्ट कर लेंगे और फिर आगे प्रोसीजर करेंगे, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ठीक? तो आगे का प्रोसीजर है। लेकिन मान लो अगर प्रेजेंट बना पीपीटी तब तो ठीक, नहीं बना पीपीटी नॉट फॉर्म, दैट मींस ग्रुप फर्स्ट क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। अब फर्स्ट एब्सेंट हो गया तो हम कहां जाएंगे? अब सेकंड के लिए टेस्ट करेंगे। तो फेंकना नहीं सॉल्यूशन आपको, आपने HCl मिला के जो सॉल्यूशन बनाया, ठीक, मान लो पीपीटी नहीं बना तो उसमें HCl पड़ा हुआ है। अब उसी एसिडिक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? H2S गैस पास करेंगे। लिखा है मैंने H2S गैस पास, ठीक, इन अबव कंटेंट, यानी उसी सॉल्यूशन में, आपको कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है? उसी सॉल्यूशन में H2S गैस पास कर देनी है, ठीक? H2S गैस जब आप पास करोगे तो फिर वही बात, दो चीजें होंगी, दिख रहा है आपको? दो चीजों में क्या हो सकता है? हो सकता है हमारा पीपीटी फॉर्म हो जाए, हो सकता है ना हो। अगर पीपीटी फॉर्म हो गया दैट मींस यहां पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर हम उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट की ओर बढ़ेंगे। अगर पीपीटी नहीं फॉर्म हुआ, अभी हम सारे एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम लास्ट तक जाने वाले हैं, नहीं फॉर्म हुआ तो हम आगे क्या करेंगे? फॉर्म हुआ तो इसके आगे हम बाद में बताएंगे, ठीक है? तो अगर नहीं फॉर्म हुआ दैट मींस ग्रुप सेकंड भी क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। तो H2S पास करने के बाद अगर हमारा एब्सेंट हो गया तो हम आगे मूव करके कहां आएंगे? ग्रुप थर्ड में आ जाएंगे। ग्रुप थर्ड में आने पर हमें क्या करना होगा? अब देखो यार, H2S पास की थी तो सॉल्यूशन में H2S प्रेजेंट है। सबसे पहला काम, हम ग्रुप रिएजेंट यूज करेंगे लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? इस H2S को हटाना पड़ेगा, ठीक? इसलिए हम अपने सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, बॉयल ऑफ H2S गैस, ठीक? बॉयल इसलिए करते हैं जितनी भी H2S गैस है वो सबके सब क्या हो जाए? एवेपोरेट हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक? तो पहला काम क्या होगा यहां पर? हमें बॉयल ऑफ H2S गैस, H2S गैस को बॉयल करके क्या करना है? बाहर फेंको, हटाओ इसको, ठीक? अब जब H2S गैस हट गई, हमने थोड़ी देर उसको बॉयल किया, H2S खत्म, निकल गई, तब हम क्या करेंगे? NH4Cl डालेंगे सॉलिड फॉर्म में और फिर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। याद रखिएगा, पहले NH4Cl और फिर NH4OH पड़ेगा, ठीक? इस सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में भी ये चीज मेंशन होती है कि हमें पहले क्या डालना होगा? NH4Cl, देन क्या डालना होता है? NH4OH, ठीक है? ये सीक्वेंस है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो कि NH4OH पहले डाल दो, NH4Cl बाद में, नहीं, ठीक? अब इसका क्या रीजनिंग है ये अलग, आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कई सारे टॉपिक्स है आपके पास। अब प्रैक्टिकल में क्योंकि हम आगे समझाना चाहते हैं इसलिए रीजनिंग नहीं दे रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को सिलेबस में बताई जाती रहती हैं कि यहाँ पर इसका रीजन क्या है, ठीक? चलिए भाई, अगर NH4Cl के डाला, उसके बाद NH4OH डाला और फिर वही काम, दो बातें, पीपीटी या तो फॉर्म होगा या तो नहीं होगा। अगर पीपीटी फॉर्म हो गया तो ग्रुप थर्ड प्रेजेंट हो जाएगा आपका, ठीक बात? और नहीं फॉर्म हुआ तो ग्रुप थर्ड क्या? एब्सेंट हो जाएगा। अब जब ग्रुप थर्ड भी नहीं है तो अगला टेस्ट किसके लिए? ग्रुप 4 के लिए करेंगे, ठीक? ग्रुप 4 के लिए जब टेस्ट करने पर आएंगे तो क्या होगा? अब यहां पर देखो, जब हमने इसको ठीक आएंगे तो यहां पर हमें क्या करना होगा? H2S पास करनी होगी, ठीक? इसमें भी क्या करते हैं? H2S। लेकिन अब की बार हम लोग H2S हमने क्या कहा था? किस मीडियम पास करते हैं? बेसिक मीडियम में। तो पहले हम लोग NH4OH थोड़ा और एक्सेस में मिला लेते हैं जिससे हमारा मीडियम कैसा हो जाए? बेसिक हो जाए। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा NH4OH एक्सेस में और मिला देना है आपको, देन उसमें H2S गैस पास करनी है, बेसिक मीडियम में H2S पास होगी, ठीक? जब H2S पास करोगे फिर वही चीज, या तो पीपीटी फॉर्म होगा या तो नहीं। अगर फॉर्म हो गया तो ग्रुप 4 प्रेजेंट होगा, ठीक? फिर उसके लिए आप कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। अगर नहीं फॉर्म हुआ तो फिर आगे मूव करेंगे, ठीक? तो हम लोग फिर आगे मूव करते हैं जरा। अगर मान लीजिए नहीं फॉर्म होता है तो ग्रुप 5 में कैसे पहुंचेंगे, ठीक? अब फिर वही बात, H2S पास की थी उसको फिर से हटाना पड़ेगा। तो H2S के लिए क्या करेंगे? हटाने के लिए उसको बॉयल ऑफ कर देंगे सॉल्यूशन को। जब बॉयल ऑफ करेंगे तो H2S सारी निकल जाएगी। H2S निकलने के साथ साथ बेटा जब बॉइलिंग करते हो तो आपका NH4OH भी क्या होगा? निकल जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना भाई? जब बॉयल करोगे तो H2S गैस एवेपोरेट हो रही है तो NH4OH जो है वो भी क्या होगा?
वोलेटाइल है नेचर में, वो भी हीटिंग पर एवेपोरेट हो जाता है, इसलिए दोबारा से हमको NH4OH और डालना पड़ जाता है। ठीक, तो हमने थोड़ा सा NH4OH डाला और अब की बार फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट कौन है, अमोनियम कार्बोनेट। तो अब की बार हम अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। ठीक, अगर भाई इसमें कोई फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट प्रेजेंट होगा, कैटायन प्रेजेंट होगा, तो एक कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, पीपीटी बनाएगा। लेकिन ना हुआ तो पीपीटी नहीं फॉर्म। अगर पीपीटी फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स ग्रुप फिफ्थ प्रेजेंट है, यानी बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम में कोई भी प्रेजेंट होगा। अगर नहीं पीपीटी फॉर्म हुआ तो फिर क्या होगा, यानी ग्रुप सिक्स होगा। ठीक, ग्रुप सिक्स कैसे पता लगाएंगे, हम उसमें डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालेंगे। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालने पर कंफर्म है कि यहां पर पीपीटी बनेगा ही बनेगा, अगर जीरो एब्सेंट है तो। ठीक, अगर यहां पर पीपीटी नहीं बना तो फिर क्या होगा, फिर हम जीरो पे जाएंगे, या हम पहले जीरो टेस्ट कर चुके हैं अगर, तो हमें को सोचना नहीं है। अगर जीरो भी नहीं था तो कंफर्म है, यहां पर दो बात हो ही नहीं सकती, आपका पीपीटी बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। ठीक, और ये बनना इसका मतलब आपके पास वहां पर कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ठीक, तो इस तरह से सीक्वेंस में चलते चले आना है आपको। अगर आपको नीचे तक भी आना पड़ता है, कभी ऐसा कोई सॉल्ट दे दिया जिसमें Mg+2 प्रेजेंट है, तो आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे और तब नीचे आके रिजल्ट देंगे कि यार यहां पर ग्रुप 6 प्रेजेंट है, दैट मीन्स Mg प्रेजेंट है। वरना जहां पर भी आपका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा वो ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक बात, तो आप ये रिएजेंट सीक्वेंशियल मैनर में याद रखिए, यही आपको लिखने भी पड़ेंगे वहां पर टेस्ट में। क्लियर बात, कोई समस्या किसी को? चलिए बच्चा इंडिविजुअल आ जाते हैं। क्या अभी तो हमने ग्रुप आइडेंटिफाई किया, हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप, क्या पता चल गया अगर भाई डाइल्यूट एसिड मिलाने पर हमको पीपीटी बन रहा है तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर डाइल्यूट एसिड पीपीटी नहीं बन रहा है तो फिर हम H2S गैस पास करेंगे उसमें, अगर तब पीपीटी बना तो सेकंड प्रेजेंट, तब भी नहीं बन रहा तो हम उसमें पहले बॉयल करके H2S को रिमूव करेंगे, फिर NH4Cl और NH4OH डालेंगे, तब पीपीटी बना तो थर्ड प्रेजेंट, तब भी नहीं बना तो फिर हम NH4 एक्सेस में डालने के बाद H2S पास करेंगे, उसके बाद पीपीटी बनेगा तो फोर्थ प्रेजेंट होगा, वह तब भी नहीं बना तो फिर हम क्या करेंगे, फिर बॉयल ऑफ करके H2S हटाएंगे और उसके बाद NH4OH और NH4 का होल ट्वाइस CO3 डालेंगे। ठीक, तब पीपीटी बना तो फिफ्थ प्रेजेंट, तब भी नहीं बना तो लास्ट में हम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करके पीपीटी अचीव करेंगे और कहेंगे क्या, 6 ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को आपको, क्योंकि जो लैब मैनुअल होती है सब चीज होती है बड़ा कुछ लिखा रहता है, कंफ्यूजिंग होता है और लैब में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, तो एक छोटा सा वीडियो बनाया केवल कैटायन के लिए, तो ये तो हो गया अभी। लेकिन ये हमने ग्रुप आइडेंटिफाई किया है, हमको वहां एग्जाम में कैटायन आइडेंटिफाई करना है। ठीक, अब ग्रुप में आपके कई सारे ग्रुप में कैटायन एक से ज्यादा हैं, अब ऐसे में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक, तो उसके लिए हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं और हमें हमेशा आइडेंटिफाई, ये तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुआ, इसके बाद एक कम से कम एक कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना जरूरी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक, आपके काउंसिल का जो कहना है उसका कहना है कि आपको 2 मार्क्स का अगर ये सॉल्ट मतलब 4 मार्क्स का टोटल सॉल्ट एनालिसिस होता है, जिसमें 2 मार्क्स कैटायन के लिए और 2 मार्क्स एनायन के लिए, तो एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए 1 मार्क्स और दूसरा 1 मार्क्स किसके लिए होगा, आपका कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना जरूरी है। तो अब जरा कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। देखिए यार, कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या होना है अपने पास, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ग्रुप की। अब फर्स्ट ग्रुप में याद रखना बच्चे, जो तुम्हारा प्रेसिपिटेट बनेगा वो कैसा मिलेगा, व्हाइट। भाई हमने क्या कहा था, फर्स्ट ग्रुप में आपके पास क्या बनेगा, क्लोराइड। अब लेड प्रेजेंट है यहां केवल, तो लेड का क्लोराइड होगा और लेड क्लोराइड कलर में कैसा होता है, व्हाइट, तो आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर कर लेंगे, फिर कलेक्ट कर लेंगे, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया उसको प्रॉपरली, और फिर उसमें हमने क्या मिलाया, हॉट वाटर मिला के एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया। ठीक, अब यहां पर मेरे पास लेड को कंफर्मेशन करने के 2 टेस्ट है। ठीक है, 2 टेस्ट दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो हम क्या कर सकते, दोनों में से आप चाहो तो एक करो, चाहो तो दोनों करके दिखा दो, आपको दोनों पता है। आपके पास जो भी उसका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बना, ठीक, उसको 2 टेस्ट ट्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 पार्ट्स में। ठीक, तो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब ये हो गई, इसमें आपके पास कुछ सॉल्यूशन है, और एक टेस्ट ट्यूब ये हो गई, इसमें कुछ सॉल्यूशन है। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप क्या डाल दीजिए, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। अगर पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन डालने पर आपको येलो पीपीटी मिल जाता है, दैट मीन्स ये कंफर्म कर रहा है कि आपके सॉल्ट में लेड आयन प्रेजेंट है। या फिर आपके पास K2CrO4 नहीं अवेलेबल है,
तो आप एक और टेस्ट की यूज कर सकते हैं, आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिला दीजिए। अगर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाने पर भी आपको येलो पीपीटी मिल जाए तो भी आप क्या कह सकते हो कि मेरे पास लेड आयन इस सॉल्ट में प्रेजेंट होगा। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है? तो अगर ग्रुप फर्स्ट मतलब जब हमने डाइल्यूट HCl मिलाया था तब व्हाइट पीपीटी मिल गया होता हमको अगर वहीं पर, तो हम उसके आगे फिर नीचे नहीं बढ़ते, फिर हम क्या करते, ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट तो हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट पे आते। ठीक, हम उसको पीपीटी को फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद उसमें हॉट H2O मिला के, ठीक, उसके 2 सेक्शन कर लेंगे। एक में K2CrO4 मिला के देखा तो भी येलो पीपीटी मिल गया, एक में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिला के देखा तो भी येलो पीपीटी मिल गया। ये दोनों ही टेस्ट कंफर्म कर रहे हैं क्या, लेड आयन की प्रेजेंस को। मान लीजिए हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट था तो फिर हमने H2S पास कराई थी। जब H2S पास कराई थी तो सल्फाइड बनते थे, और लेड का सल्फाइड हो या कॉपर का सल्फाइड, दोनों क्या ब्लैक। लेड क्लोराइड तो व्हाइट होता है बट लेड सल्फाइड कैसा, ब्लैक। तो आपको यहां पर ब्लैक पीपीटी मिल रहा होगा। अब ब्लैक पीपीटी मिला, ठीक, यहां हमने हॉट वाटर में डिसॉल्व किया था, यहां हम क्या करते हैं, डिसॉल्व इन डाइल्यूट HNO3। पहले उस पीपीटी को हमने क्या किया, फिल्टर किया, कलेक्ट किया, देन उसको डिसॉल्व कराया कहां पर, डाइल्यूट HNO3 में, और थोड़ी देर हीट किया। हीट करने पर क्योंकि हमारे पास 2 हैं भाई, हमारे पास यहां पर लेड भी हो सकता है, अब तो 2 आयन है ना, और कॉपर भी हो सकता है। तो आपको हीट करने के डाइल्यूट HNO में हीट करने के बाद 2 तरह के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। हो सकता है सॉल्यूशन आपका जो मिले वो कलरलेस हो, और हो सकता है वो कैसा हो, ब्लू सॉल्यूशन। हमें यहीं से कंफर्म होने लगता है कि यार हमारे पास कौन सा आयन प्रेजेंट है, बट कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए ना। ठीक, तो अगर कलरलेस सॉल्यूशन मिला तो फिर वही लेड है, तो फिर वही दोनों पुराने वाले एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाए तो आप क्या करो, वही पुराने वाले, आप उसके 2 पार्ट बनाओ या एक ही पार्ट, एक ही स्ट्रेस कर लो, जो भी करना चाहो। आप पोटेशियम क्रोमेट मिलाओ, अगर आपको येलो पीपीटी मिल गया, अगेन आप क्या कह सकते हो, लेड आयन प्रेजेंट है। या फिर आपको पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर भी येलो पीपीटी मिल गया, फिर आप क्या कह सकते हो, लेड आयन। बट अब की बार हम कहां एंटर कर चुके हैं, ग्रुप सेकंड में, तो ग्रुप सेकंड प्रेजेंट है जिसमें लेड आयन है, ठीक बात। बट अगर ब्लू सॉल्यूशन मिला, तो ब्लू सॉल्यूशन अगर मिलता है तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर यहां पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाना होगा। ठीक, आप अपने उस ब्लू सॉल्यूशन में क्या मिलाएंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाने पर अगर आपको ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, या इसी आप चॉकलेट कलर का भी कहेंगे, लिख दिया जाता है, तो ब्राउन कलर का पीपीटी या चॉकलेट पीपीटी मिलता है, तो आप क्या कह सकते हो, आपके पास जो आयन है, कैटायन है, वो कौन है, कॉपर है। या फिर आप उसमें NH4OH एक्सेस में मिलाइए। जब ध्यान रखना, हम जहां प्रेसिपिटेट लिख रहे हैं वहां पीपीटी, मिल रहा है, यानी आपको टेस्ट ट्यूब के नीचे वाले पार्ट में कुछ ना कुछ ब्राउन या चॉकलेट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। बट यहां क्या होगा, NH4OH मिलाने पर आपका जो ब्लू सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा। कहीं कहीं लिखा रहता है प्रशियन ब्लू, जैसे इंक का कलर होता है स्याही का, ठीक, बिल्कुल वैसा। ठीक, तो अगर आपको प्रशियन ब्लू या डीप ब्लू कलर मिल जा रहा है तो आप क्या कह सकते हो, आपके पास कॉपर आयन प्रेजेंट है। आई बात समझ में? तो हमने ग्रुप सेकंड में भी कंफर्म किया कि हमारे पास लेड है कि कॉपर, कैसे, इन टेस्ट के थ्रू। मान लीजिए ग्रुप सेकंड एब्सेंट था तो हमें ये सब कुछ नहीं करना था। ठीक, आपके पास यहाँ पीपीटी आए नहीं तो हम आगे कहां जाते थे, थर्ड पे जाते थे। थर्ड में क्या होता था, थर्ड में हमारे पास कौन कौन प्रेजेंट होता था, एल्यूमिनियम और आयरन। अच्छा यार, एक चीज और, ये चीज हमने बतानी है। कभी कभी हमारे पास, बहुत रेयर ऐसा होता है, मतलब अब एग्जामिनर बहुत चेक करने के लिए कभी कभी बच्चों में क्या करता है, फेरिक की जगह, भाई हमारे पास ग्रुप थर्ड में कौन है, Fe+3 चार्ज, बट जो हमें सॉल्ट दिया जाता है वो कभी कभी किसका दिया जाता है, फेरस का। ऐसी सिचुएशन में जब हम थर्ड ग्रुप के एनालिसिस में चलेंगे तो आप इसको मिलाने से पहले यहां ध्यान देना, एक चीज और जरूर करेंगे, एक ये काम जरूर करके देख लिया करें, ठीक है। अगर थर्ड ग्रुप में ही जा रहे हो, मतलब यहां तक तो नॉर्मल है, थर्ड में जा रहे हो, एक काम यहां जरूर करो, क्या, यहां पर हम इसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऐड करेंगे। ठीक, ऐड कॉन्सेंट्रेट HNO3। कॉन्सेंट्रेट HNO3 क्या करेगा, अगर उसमें मान लो फेरस प्रेजेंट होगा तो ये HNO3 उस फेरस को किस में चेंज कर देगा, फेरिक में। जो फेरिक में चेंज होने के बाद क्या करेगा, आपका टेस्ट देगा। मान लो अगर तुम नहीं चेंज करते हो तो फेरस वाला फेरस हाइड्रोक्साइड नहीं बनाने वाला है यहां पर, ठीक है, फेरिक तो बनाएगा। इस वजह से आपको थर्ड वाले में इतना याद रखना है कि अगर यहां पर हम थर्ड के टेस्ट कर रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे,
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे, जिससे हमारा फेरस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए किसमें, फेरिक में, Fe+2 चेंज हो जाए किसमें, Fe+3 में, तो हमारा ये टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। बस अगर ये फेरिक में चेंज हो चुका है तो कोई टेंशन नहीं। ठीक, हमने H2S गैस यहाँ पर पास करा, क्या किया था, इसका NH4Cl और NH4OH डाला था। ठीक, आपको क्या होगा, या तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा या आयरन ऑक्साइड, ठीक, फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब अगर एल्यूमिनियम होगा तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपको याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, जिलेटिनस व्हाइट देता है। ठीक है, तो अगर जिलेटिनस व्हाइट मिल रहा है समझ जाओगे आप एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है। ठीक, अगर रेडिश ब्राउन मिल रहा है, या दो और ना अलग कलर मिलते हैं, तो आप कलर से ही समझ जाते हो हमारे पास कौन सा आयन आने वाला है। ठीक, तो अगर रेडिश ब्राउन मिल रहा होगा या तो आपको जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिल रहा होगा, आपको फिर वही काम करना है, फिल्टर करना है, कलेक्ट करना है और डिसॉल्व कराएंगे इस पीपीटी को कहाँ, डाइल्यूट HCl में, और हीट करेंगे। ठीक, जैसे आपको जो भी पीपीटी मिला, चाहे जिलेटिनस व्हाइट मिला चाहे रेडिश ब्राउन मिला, उसको HCl में, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कराया, हीट किया। ठीक, अब हमें यहाँ पर दो टेस्ट करने पड़ेंगे, एक एल्यूमिनियम के लिए और एक आयरन के लिए। ठीक, कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो क्या हुआ, आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक, एक बार क्या किया आपने, क्योंकि अब जब ध्यान रखना, अभी तो आपके पास ये जिलेटिनस व्हाइट था, ये रेडिश ब्राउन था, जब आपने HCl में डिसॉल्व किया तो हो सकता है कैसा हो, कलरलेस हो, आपका कलर गायब हो गया। ठीक, तो अब नहीं पता आपको, ये सॉल्युबल होगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब इसके बाद इसके दो पार्ट किए, अगर हमें क्या करना, करके देखना है, अब लिटमस, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और NH4OH सॉल्यूशन ऐड करना है अपने इस पार्ट में। इसके दो पार्ट करने के बाद अगर ऐसा करने पर आपको ब्लू फ्लोटिंग प्रेसिपिटेट मिलता है एक क्लियर सॉल्यूशन में, मतलब आपका एक क्लियर सॉल्यूशन है जिसमें नीले नीले पीपीटी तैर रहे होंगे। जनरली पीपीटी नीचे बैठा होता है, बट यहां पर आपको कई सारे कलेक्टेड पीपीटी दिखेंगे ब्लू, जो क्या हो रहे होंगे, फ्लोट हो रहे होंगे, तैर रहे होंगे। ठीक, तो अगर ब्लू फ्लोटिंग पीपीटी मिलता है क्लियर सॉल्यूशन में, तो ये किस बात की और इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर आपके सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्लस रिचार्ज। बट अगर आपने वहां पर K4FeCN6 का सॉल्यूशन डाया, ठीक, और आपको डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पर डीप ब्लू सॉल्यूशन मिल गया, तो आप समझ जाइए यहां पर आपके पास कौन सा आयन प्रेजेंट है सॉल्ट में, Fe+3। आई बात समझ में? तो ये टेस्ट आपको थोड़े थोड़े याद रखने पड़ेंगे, यहां पर थोड़ा काम आपका लेबर पड़ेगा। ठीक है, बट इतना आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए थर्ड भी एब्सेंट हो गया, आपका लक नहीं अच्छा है, आपको 0, फर्स्ट, सेकंड में कुछ, थर्ड में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको फोर्थ तक जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो फिर आपको ये सब नहीं करना था ना, लेकिन आप बार बार सोचो, आप ये मत सोचो कि आपको ये भी करना है वो भी करना है। अगर आपके पास ये, फिर आपको यहाँ पर पीपीटी मिला ही नहीं होगा, तो थर्ड एब्सेंट हो गया, तब आप यहाँ पर आ चुके हो। अब यहाँ पर 3 कलर मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर आपका हो सकता है जो पीपीटी, अगर फोर्थ प्रेजेंट है, फोर्थ ग्रुप, तो हो सकता है वो प्रेसिपिटेट आपको डर्टी व्हाइट मिले, हो सकता है बफ या इसी को कहीं कहीं पिंक कलर भी लिखा होता है वो मिले, या आपको ब्लैक पीपीटी मिलेगा। ये कलर ही आपको इंडिकेट कर देता है कि अगर डर्टी व्हाइट है दैट मीन्स आपका वो जिंक हो सकता है, अगर बफ कलर मिल रहा है दैट मीन्स वो मैग्नीज हो सकता है, Mn, और अगर ब्लैक पीपीटी मिल रहा है इसका मतलब या तो निकेल होगा या तो कोबाल्ट होगा। ठीक, चलिए इसकी ओर कंफर्मेटरी की ओर बढ़ते हैं। तो अगर भाई हमें डर्टी व्हाइट पीपीटी मिला, इसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कराएंगे। देखो यहां पर भी ग्रुप थर्ड में भी डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करा के हीट किया था, ग्रुप 4 में भी डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करा के हीट करा रहे हो, जिंक के लिए और Mn के लिए भी यही काम कराओगे, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करा के हीट कराना है आपको। सेकेंड स्टेप आपका देखो इन सब में कॉमन आ गया। फिर यहां पर क्या करना है, जिंक के लिए भी आपके पास 2 टेस्ट है, ये दोनों कंफर्मेशन दे रहे हैं, दोनों में से आप कोई एक भी याद रख सकते हो और उसको करके देख सकते हो जाके एग्जाम में। हमने यहाँ पर 2 इसलिए बता दिए हैं कि आपके पास ऑप्शन रहेगा, वहां पर आप 1 लिखना चाहें 1 लिखें, आप 2 लिखना चाहें 2 लिखें, इसलिए परेशानी हो। जहां पर भी हम दो टेस्ट बता रहे हैं वहां पर आप उनमें से एक को जरूर याद रखें, ठीक है, और वो करके देखना होगा वहां पर। तो आपके पास जब डिसॉल्व कराया HCl में, तो जो सॉल्यूशन बना हीट करने के बाद, उसमें से आप चाहो तो दोनों टेस्ट करने हैं तो उसको 2 पार्ट में तोड़ लो, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब में कर लो आधा आधा। एक में आप क्या करो, ऐड NaOH सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल एक्सेस, जब तक NaOH ज्यादा मात्रा में ना पहुंच जाए, थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आपको NaOH डालना है ज्यादा मात्रा में। ठीक ठीक, कब तक डालते रहोगे, जब तक व्हाइट पीपीटी ना बन जाए, और वो जो व्हाइट पीपीटी बनेगा थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, डिसॉल्व भी हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपका NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखना शुरू हो जाए और थोड़ी देर बाद वो डिसअपियर होना, डिसॉल्व होना शुरू हो जाए,
तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास सॉल्ट में जो आयन है, कैटायन है, वो कौन है, Zn+2। या फिर वही पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाला, अगर आपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला और आपको ब्लूइश व्हाइट पीपीटी मिल गया, आपकी बार सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अभी तक क्या मिल रहा था, डीप ब्लू सॉल्यूशन, बट जब जिंक वाला टेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ब्लूइश व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है, Zn+2 कन्फर्म है। ठीक, ऐसे आ जाओ भाई Mn के लिए, आपने वही काम किया, डाइल्यूट HCl में इसको डिसॉल्व किया, हीट किया, फिर NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला एक्सेस में, अगर व्हाइट पीपीटी बना, ठीक, जो ऑक्सीडाइज हो गया और थोड़ी देर बाद किस में चेंज हो गया, ब्राउन में। देखो यहां क्या हो रहा था, व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो रहा था, क्योंकि यहां पर दोनों केस तुम्हारे सेम है, ये सेम, उसके बाद NaOH भी तुम यहां पर मिला रहे हो, है कि नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल एक्सेस। अगर ऐसा करने के बाद तुम्हारा व्हाइट पीपीटी बना जो डिसॉल्व हो गया तो जिंक, और जो डिसॉल्व ना होकर ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो गया, ब्राउन पीपीटी में, तो ये किस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपके जो सॉल्ट है उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है, Mn+2 प्रेजेंट है। समझ रहे हैं बात को। तो जिंक के लिए आप ये दो टेस्ट अगर याद रखेंगे तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है, अदरवाइज आप K4FeCN6 याद रखो, ब्लूइश व्हाइट मिलता है, जबकि इसमें ब्राउन पीपीटी मिल जाएगा लास्ट में। जबकि निकेल और कोबाल्ट के केस में आपको दो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ दो आपके हैं, दो कैटायंस है, दोनों के लिए अलग अलग। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्लैक पीपीटी को एक्वारेजिया में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्युबल होता है ये, ठीक है। एक्वारेजिया सभी को पता है, HNO3 और HCl का 1:3 रेशियो का मिक्सचर क्या होता है, एक्वारेजिया। आपको लैब में अवेलेबल होगा, अदरवाइज आप लैब में इसको HNO3 और HCl के थ्रू बना भी सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक। तो एक्वारेजिया में सॉल्युबल होगा प्रेसिपिटेट, जिसको आप हीट करेंगे। कब तक हीट करेंगे, इसको हम तब तक हीट करेंगे जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाता, ठीक, क्रिस्टल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाता, तब तक हीट करते रहिए, कम से कम 10-15 मिनट तक हीट करते रहिए, ठीक। उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए और फिर उसमें वाटर मिला के उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए। अब इस एक्वस सॉल्यूशन के दो पार्ट कर लो, क्योंकि हमें दो कैटायंस का टेस्ट करना है यहां पर, ठीक, जिसमें से एक पार्ट में आप क्या करेंगे, NH4OH डालेंगे और कुछ ड्रॉप्स डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम की डालेंगे, ठीक, NH4OH और कुछ ड्रॉप्स किसकी डालनी है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम की। अगर ऐसा करने पर ब्राइट रेड पीपीटी आ गया तो इसका मतलब वो कौन है, Ni+2 है। अगर आपने सेकेंड पोर्शन में गए, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने क्या डालना है, एस्टिक एसिड और पोटेशियम नाइट्राइट, और डालने के बाद इसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ठीक। अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। थोड़ी देर छोड़ने के बाद अगर आपके पास येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो ये कंफर्म करता है क्या, कि आपका जो कैटायन है वो यहां पर कौन प्रेजेंट है, कोबाल्ट। बोलो भाई बात समझ में आई। हम ग्रुप 4 को क्रॉस करने जा रहे हैं अब, ठीक है। अब ग्रुप 5 की ओर मूव करते हैं। PDF इसकी आपको इसी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में हम सेंड कर देंगे, तो आप सारी चीजें प्रॉपर नोट कर सकते हैं या पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, ग्रुप 5 की। ग्रुप 5 में हमारे पास क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट का कलर होगा वो कैसा होगा, व्हाइट। अब हमने कहा था ना आपको, ग्रुप 5 में आपको याद रखना है इस सीक्वेंस को, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ठीक। यहां पर आप चाहे तो पहले निकेल का या कोबाल्ट का टेस्ट कर लेते हैं, आप ब्लैक पीपीटी मान लो जिसका भी करना चाहो, ठीक, आप पहले किसी का भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा कलर मिलेगा वैसा करोगे, उसमें भी आप पहले कोबाल्ट वाला करके देख लो, कोबाल्ट तो नहीं है फिर निकेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में। लेकिन इसमें आप इसी सीक्वेंस में काम करेंगे, ठीक। आपके पास जो भी व्हाइट पीपीटी आया उसको आप क्या करेंगे, एस्टिक एसिड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक, उसमें पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे। अगर येलो पीपीटी आ गया तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है उसमें, बेरियम+2 चार्ज। अगर येलो पीपीटी नहीं आया तो हम क्या करेंगे, तो हम उस सॉल्यूशन के 3 पार्ट कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट आपने क्या किया, ये डाल के देख लिया, मान लो येलो पीपीटी आ गया, यहीं रोक लो, ठीक। नहीं आया तो हमने थोड़ा सा इसमें क्या लिया, दूसरे पार्ट की ओर गए, उसमें क्या डालेंगे, अमोनियम सल्फेट डालेंगे। अमोनियम सल्फेट डालने पर अगर व्हाइट पीपीटी आ गया तो स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है। मान लो ये भी नहीं आया, तब कैल्शियम का टेस्ट करेंगे। पहले कैल्शियम का टेस्ट नहीं करने चले जाना, ठीक, तब कैल्शियम का टेस्ट करेंगे और उसके लिए उसमें अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे। और अमोनियम कार्बोनेट डालने पर अगर व्हाइट पीपीटी आ गया तो इसका मतलब वहां क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है। आई बात समझ में। वो भी नहीं आता है, दैट मीन्स हम लोग मतलब अगर यहाँ ग्रुप 5 नहीं प्रेजेंट था, इससे पहले यहाँ व्हाइट पीपीटी नहीं मिला था,
तो हम लोग ग्रुप 6 में आ गए थे। ग्रुप 6 में भाई देखो कुछ नहीं करना होता, क्योंकि ग्रुप 6 में आपका केवल एक ही कैटायन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। अगर यहां पर आपने ग्रुप 6 में क्या डाला था, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाला था, ऐसा करने पर व्हाइट पीपीटी आया था, तो ये ग्रुप 6 की जो प्रेजेंस है यही आपका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए भी। तो क्योंकि इसके बाद और कोई ग्रुप बचता ही नहीं है, तो आपके पास अगर ग्रुप 6 आ रहा है, व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, दैट मीन्स वहां पर क्या है, Mg+2 प्रेजेंट है। तो इसके लिए और कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं लिखना है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत लंबा प्रोसीजर लिखते हुए चले आना पड़ेगा। सारे आपको रिएजेंट्स याद रखने पड़ेंगे, सारे ग्रुप की एब्सेंस दिखानी पड़ेगी, तब जाके ग्रुप 6 प्रेजेंट दिखाओगे। जीरो ग्रुप हमने बाद में पढ़ाया है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग इसको पहले ही टेस्ट करके देख लिया करो, ठीक, क्योंकि इतना करने के बाद पता चला अगर यहां पर भी व्हाइट पीपीटी ना आया होता तब समझ में आता है जीरो है, ठीक। अब जीरो में क्या होता है, हमने कहा जीरो में अमोनियम है, तो आपने क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, NaOH लेना है और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। जब सॉल्ट ऐड करोगे, अगर उसमें अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही सॉल्ट को NaOH में ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, क्या होगा, अमोनिया गैस रिलीज होने लगेगी। अगर अमोनिया रिलीज हुई, आप समझ जाएंगे, पंजेंट स्मेल होती है, ऑर्डर की होती है, ठीक। तो जैसे ही इसका ऑर्डर आपको समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी पंजेंट ऑर्डर आपको समझ में आ गया, ठीक, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि उसमें अमोनियम प्रेजेंट है, ठीक। आई बात समझ में, तो आप बोलोगे हाँ जीरो ग्रुप प्रेजेंट है, कोई दिक्कत, प्रेजेंट है, अभी कंफर्म नहीं किया आपने, प्रेजेंट है, ठीक। अब कंफर्मेटरी करने के लिए क्या करना है, तो जो अमोनिया यहां से निकल रही थी, आप क्या करिए, उसमें एक कॉर्क लगाइए, ठीक, एक पासिंग ट्यूब लगाइए, और लैब में ही आपको एक रिएजेंट अवेलेबल रहा करेगा, नेस्लर्स रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है K2HgI4, ठीक। तो इसमें एक पासिंग फनल लगा के जो अमोनिया गैस निकल रही थी उसको किस में पास कीजिए, नेस्लर्स रिएजेंट में। अगर नेस्लर रिएजेंट में पास करने पर ये ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, तो कंफर्म हो जाता है कि आपके पास क्या है, जो कैटायन है वो अमोनियम आयन ही प्रेजेंट है। आई बात समझ में, कोई समस्या किसी को, ठीक। तो अगर जीरो ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको दो काम करने होंगे। पहला काम क्या करना है, आपको पता लगाना है जीरो है कि नहीं, आप सॉल्ट लीजिए, NaOH में डिसॉल्व कीजिए, हीट कीजिए। अगर आपको पंजेंट ऑर्डर की स्मेल, पंजेंट ऑर्डर या पंजेंट स्मेल महसूस हो रही है, या इसका मतलब आपकी अमोनिया रिलीज हो रही है, अमोनिया रिलीज हो रही है, तो आप उसका टेस्ट कीजिए, उसी को आप क्या कीजिए, नेस्लर रिएजेंट में पास करके देखिए। अगर नेस्लर रिएजेंट में ब्राउन पीपीटी अचीव हो जाता है, दैट मीन्स आपके पास जीरो ग्रुप प्रेजेंट है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपके सारे कैटायन के टेस्ट हमने बता दिए। तो अगर आपको किसी भी कैटायन का टेस्ट करना है तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे, लैब में जाके यही डिटो काम करेंगे, तो चीजें आसानी से अचीव हो जाएंगी, प्रॉपर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक। बात है लिखने की, पेपर में चीजें होती है यार, लैब में आप कर रहे हो, लैब में लिखना क्या है, ठीक है। तो यार हमेशा याद रखो, आपको जब भी आप कैटायन की या बेसिक रेडिकल की एनालिसिस कर रहे होंगे या एनायन की एनालिसिस कर रहे होंगे, आपको हमेशा 3-4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। आप सीरियल नंबर डाल रहे हो तो चौथा कॉलम भी ले लीजिए, सीरियल नंबर, ठीक। एक्सपेरिमेंट हमने कहा था लास्ट में हम बताएंगे आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे। एक्सपेरिमेंट वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा ले लिया करो, क्योंकि इसमें आपको लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन, आपको क्या ऑब्जर्वेशन अचीव हो रही है, क्या आप देख पा रहे हो। द लास्ट वन इज इन्फरेंस, ठीक। सबसे पहला आपको यहां पर बताना पड़ेगा क्या, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का। ये आप टेबल से ऊपर भी बता सकते हो, अगर आपने ऊपर नहीं बताया तो आप टेबल में भी बता दो, ठीक। कि आप क्या करेंगे, सॉल्ट देंगे, ठीक, प्रिपेयर करेंगे क्या, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो, प्रिपेयर ओरिजिनल सॉल्यूशन by adding solvent, by adding salt in solvent। आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्ट को ऐड करके क्या कर लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन या इन्फरेंस की बात नहीं आई। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि हमारे पास जो कैटायन है किस ग्रुप का ले लिया जाए, ठीक। आप मान लीजिए ले लीजिए सेकेंड ग्रुप का ले लेते हैं, लेड ले लिए, ठीक, या कॉपर ले लेते हैं, चलो लेड क्योंकि कंफ्यूज करेगा आपको, कॉपर है,
मान लो आपको कोई कॉपर का सॉल्ट मिला है, तो आप क्या करोगे, पहले आपको फर्स्ट का टेस्ट करना होगा, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, अब फर्स्ट के टेस्ट में क्या होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं क्या, डाइल्यूट HCl। अब क्योंकि हमें पता है, हम तुम्हें जनरली बता रहे हैं कि हमारे पास कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, सॉरी कॉपर लिया ना, कॉपर आयन प्रेजेंट है अगर हमारे सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, यहां पर नो पीपीटी इज फॉर्म्ड, नो प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स ग्रुप फर्स्ट इज एब्सेंट। ठीक, हम ग्रुप फर्स्ट को एब्सेंट बोल देंगे। फिर आगे आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करते थे, इसमें हम लोग सेकंड के लिए क्या करते थे, करते थे, है कि नहीं, ठीक। तो पास, अगला टेस्ट लिखो, पास H2S गैस इन अबव कंटेंट, अबव सॉल्यूशन। आपने क्या किया, इसमें H2S गैस पास कर दी। अब क्योंकि इसमें हमारा सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें यहां पर क्या होगा, पीपीटी मिलेगा। और हमने क्या कहा था, लेड सल्फाइड या कॉपर सल्फेट दोनों का पीपीटी कैसा होगा, ब्लैक। तो आप क्या लिखने वाले हो, ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। अगर ब्लैक पीपीटी मिल गया आपको, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप सेकेंड इज प्रेजेंट। आप वहां लिखिए ग्रुप सेकेंड प्रेजेंट है, ठीक। अब ग्रुप सेकेंड प्रेजेंट हो गया, तो उसका क्या करना है, आपको कंफर्मेशन करना है। आपने अभी पढ़ा, पीछे याद करा कीजिए, ठीक। अब ग्रुप सेकेंड में अगर हमारे पास कॉपर प्रेजेंट होता तो हम क्या करते थे, ठीक, इसको हम डिसॉल्व कराते थे, कहां पर, डाइल्यूट HNO3 में, और हीट करते थे पहले। जो हमें क्या देगा, अगर कॉपर प्रेजेंट है तो ब्लू सॉल्यूशन देगा, है कि नहीं, आई बात समझ में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अब की बार, पहले तो लिख दो, फिल्टर एंड कलेक्ट द पीपीटी, या रेसिड्यू लिखो, पूरा लिख लो ऐसे, फिल्टर द प्रेसिपिटेट एंड कलेक्ट द रेसिड्यू। हमने प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लिया, और उसके बाद जो रेसिड्यू मिला हमको, जो बचा हुआ पार्ट मिला, ठीक, उसको क्या किया, कलेक्ट द रेसिड्यू एंड डिसॉल्व इन डाइल्यूट HNO3 एंड हीट। काम किया, क्या हो जाएगा, ब्लू सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अगर कॉपर प्रेजेंट है तो हमें क्या होगा, ब्लू सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ब्लू सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, Cu+2 चार्ज इज सस्पेक्टेड, या मे बी Cu+2 मे बी, ठीक। फिर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लीजिए भाई। आप इसके कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या कर सकते हो, चाहे तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज कर सकते हो, चाहे तो NH4OH एक्सेस में यूज कर सकते हो, जो चाहो। हम NH4OH लिख देते हैं, या हम उसको कोई भी कर देंगे, ठीक। तो क्या किया, अब इसी ब्लू सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या करना है, ऐड NH4OH इन एक्सेस, इन अबव सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन, ठीक। क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें NH4OH एक्सेस में डालते थे तो हमें क्या मिलता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। डीप ब्लू या प्रशियन ब्लू सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, जो किस बात को कंफर्म कर रहा है, दैट मीन्स Cu+2 चार्ज इज कंफर्म्ड। ये काम आपको वहां पर करना होगा प्रैक्टिकल में, आई बात समझ में, ठीक। तो अब ये रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है, मान लो अब यहाँ आया, यहाँ भी नो पीपीटी होता, तो इसका मतलब क्या, हम लिखते ग्रुप सेकेंड इज एब्सेंट, फिर थर्ड पे चले जाते, वहां भी पीपीटी नहीं आता, ग्रुप थर्ड इज एब्सेंट, फिर फोर्थ पे जाते, फिर फोर्थ के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कर जाते, ठीक। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर ग्रुप 0 होता तो इसमें चाहो तो इससे पहले हम 0 ग्रुप का भी एक टेस्ट लिख लें, वो एब्सेंट दिखा दे पहले ही, ठीक।
जैसा भी आपको सही लगे। तो ग्रुप 0 आप चाहे पहले करके देख लीजिए, चाहे बाद में करके देख लीजिए। मेरा सजेशन रहेगा कि पहले करके देख लोगे तो ग्रुप 0 के लिए आपको इस आसानी हो जाएगी कि यार वो ग्रुप 0 प्रेजेंट है। ठीक, तो कैटायन के टेस्ट आपको क्लियर हो गए होंगे होपफुली। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से रोक के इसकी सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा, और लैब में जब भी अब आपको जाने का मौका मिले, ठीक, जो क्लास 11th के स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से कैटायन के टेस्ट करना स्टार्ट करें। आपको इंटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, जो बच्चे इंटर का इस बार पेपर देने वाले हैं वो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को करें। ठीक, और ये मत सोचें कि केवल लिखने से या प्रैक्टिकल के बस 30 मार्क्स से मतलब है, प्रैक्टिकल नहीं आने से काम चल जाएगा। आगे चल के आपको दिक्कत होती है। कल को आप कॉलेज में जाते हैं, आप फर्दर केमिस्ट्री में और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए अगर सोचते हैं तो फिर दिक्कत होती है कि वहाँ जाके आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक, बड़ी बेशर्मी सहनी पड़ती है। लैब में जाके आपके जो टीचर मिलेंगे वो आपको बहुत सुनाएंगे भाई। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपरली चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। ठीक, होता है कि लैब की सारी बातें आपको नहीं बताई जा सकती हैं, नहीं बताई जाती हैं कई बार। ठीक, कुछ टीचर्स प्रॉपर नहीं ट्रीट करते हैं, या कई बार होता है क्योंकि यार लैब में देखो, केमिस्ट्री लैब में बहुत खतरे होते हैं, और 11, 12, 10 तक जो बच्चे बड़े शरारती होते हैं, तो इसलिए थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है। इसलिए टीचर्स ज़्यादा प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सिंसियरिटी से काम करेंगे तो हर टीचर आपको प्रॉपरली बताएगा। कोई ऐसा टीचर नहीं जो ये नहीं चाहता कि आपको नॉलेज ना हो। लेकिन होता ये कि आप अपने बचपने में होते, आपको स्कूल की संपत्ति को डिस्ट्रॉय करने में मज़ा आ रहा होता है, आपको कोई भी एसेट कोई भी कंपाउंड किसी भी दूसरे कंपाउंड मिलाने में मज़ा आ रहा होता है, सीखने का प्रयास आपका थोड़ा कम होता है। इस वजह से इन शरारतों और पुराने जो रिकॉर्ड्स रहे उन वजह से टीचरों ने अपने आप को पीछे कर लिया है कि नहीं भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज में थ्योरेटिकली तो हम बताएंगे बट प्रैक्टिकल करके नहीं बताएंगे, या प्रैक्टिकल कराने नहीं ले जाएंगे। उसका रीज़न ये है बच्चे, क्योंकि आप लोग सिंसियर नहीं हो इस जगह पे। आपको प्रैक्टिकल के लिए चीज़ों को पढ़ के आनी चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। 12th में आज पेपर देने जाने वाले बच्चों में आधे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि किस ग्रुप में कौन सा कैटायन प्रेजेंट होता है। आधों को ये होता है कि नहीं, जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप है वही ग्रुप आप कैटायन एनायन में सोचते हो। तो ये सब बातें हैं जिस वजह से बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक, खैर इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए जो सब समझाया है, पढ़ाया है, उसको अच्छे से आप तैयार कीजिए। ठीक, और जो भी आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट आया हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी आगे इसके अलावा और फर्दर वीडियोस एनायन की एनालिसिस के लिए, टाइट्रेशन के लिए और ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए भी बनाऊंगा, ज़रूर बनाएंगे हम लोग। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग का अगर इंटरेस्ट दिखेगा कि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियोज़ आते रहेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया, लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चे इस चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं लेते हैं। बड़ी क्लासेस के बच्चे जो होते हैं, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे, वो तो चीज़ों को देखते हैं, उनको करियर का डर होता है। बट 11, 12 में बड़ा कैजुअल नेचर है, मतलब पढ़ाई है। अब 1 घंटे का वीडियो भी आप लोग 10-10 मिनट करके देखेंगे। अगर इस तरह से चलेगा तो मज़ा नहीं आता यार। टॉपिक एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो में जब आता है ना समझ में, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आप कोई भी वीडियो देखिए, अगर आपकी वीडियो छोटी है तो आप कोई बात नहीं, कई बार टॉपिक छोटे वीडियो में पूरे कवर नहीं किए जा सकते, इसलिए आपकी वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी ही होगी। ठीक है, आप 11, 12 के टॉपिक पढ़ने आ रहे हो तो आपको मान के चल रहा है कि हमें 45 मिनट तो देने ही देने हैं। इससे कम में आपका कोई टॉपिक इतनी आसानी से कवर हो जाए पॉसिबल नहीं है। वो वीडियोस अलग होते हैं जो 5 मिनट में ये सीखें, 5 मिनट में वो सीखें। 5 मिनट में इतना सीख जाए तो बच्चा 10 दिन में केमिस्ट्री सीख जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए इन वीडियोस में भ्रामक वीडियोस जो होते हैं कि 5 मिनट में ये सिखा दें, 5 मिनट वो सिखा दें, इन चक्रों में मत पड़िए। आप नॉलेज के लिए हैं, आपको अगर सारे पॉइंट्स क्लियर करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तो आपको पेशेंस के साथ हर वीडियो को देखना होता है। ठीक, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, यहाँ से वीडियो को एंड कर रहे हैं। जिसके जो डाउट्स हो वो डाउट्स को अपने भेज सकता है, उसके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, और इसको अच्छे से लर्न कर लें। कैटायन की एनालिसिस में आपको ये बहुत हेल्प देगा। ठीक, आप प्रैक्टिकल में केवल खड़े नहीं रहेंगे बल्कि कुछ करके देख पाएंगे। बस इतनी चीज़ें याद करके जाइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक।